हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। इस लेक्चर के अंदर हम पाइथन को डिस्कस करेंगे। पाइथन क्या है, कहाँ यूज़ होती है और ये किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा हम वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं पाइथन क्या है। यहाँ पर मैं अपने पास नोटपैड ओपन कर लेता हूँ जिसके ऊपर हम पाइथन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि पाइथन है क्या। पाइथन आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब आ जाते हैं यूज़ कहाँ होती है। पाइथन आपके पास एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि मल्टीपल फील्ड्स में यूज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एआई की बात करो तो वहाँ पर भी इसकी लाइब्रेरीज मौजूद है। एग्जांपल आपको दे देता हूँ पायटॉर्च की। इसके अलावा हमारे पास एक और लाइब्रेरी है टेंसर फ्लो के नाम से। इसके बाद हम आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप दूसरी फील्ड की तरफ आते हो, डेटा एनालिटिक्स की तरफ आते हो, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर भी इसकी लाइब्रेरीज मौजूद हैं। नमपाई है, पांडाज है। अगर आप गेम डेवलपमेंट की तरफ आते हो तो यहाँ पर भी इसकी लाइब्रेरीज मौजूद हैं। जिस तरह हमारे पास गेम पाई है, उसके अलावा पांडा 3D है। ये भी हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज है जो कि गेम डेवलपमेंट की फील्ड में यूज़ होती है पाइथन के अंदर। इसी तरह अगर आप वेब डेवलपमेंट की तरफ आ जाओ तो आपके पास फ्लास्क है, जेंगो है। कहने का मकसद ये कि अगर आप पाइथन सीख लेते हो तो आप मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के अंदर, मुख्तलिफ़ कैरियर के अंदर अपने आप को इनरोल कर सकते हो, मुख्तलिफ़ कैरियर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। अब आ जाते हैं पाइथन किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो किस्म की कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की जाती है। एक है हमारे पास इम्प्लिसिट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरी है एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब दोनों के बीच में डिफरेंस पर भी आते हैं और इसकी एक एक एग्जांपल भी देखते हैं। इम्प्लिसिट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जिसके अंदर जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए आपको उसका डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता। अब वेरिएबल क्या होता है और डेटा टाइप क्या होता है ये भी हम इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने इतना याद रखना है कि इम्प्लिसिट के अंदर हम डेटा टाइप नहीं बताते, जबकि एक्सप्लिसिट के अंदर हमको डेटा टाइप बताना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ एज का। एज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल मैंने एक वैल्यू दे दी 18। अब ये मैंने लिखा पाइथन के अंदर। पाइथन हमारे पास एक इम्प्लिसिट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर अगर आप देखो तो एज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक नाम डिक्लेयर किया और उस नाम को मैंने एक वैल्यू असाइन की 18। अब यहाँ पर मैंने इस इंस्ट्रक्शन के अंदर या इस प्रोग्रामिंग जो मैंने लिखी है, जो कोडिंग लिखी है, इसके अंदर मैंने ये नहीं बताया कि ये जो एज का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, इसके अंदर ये जो स्टोर होने वाली वैल्यू है ये नंबर है, कैरेक्टर है, डेसिमल पॉइंट है, क्या चीज़ है, हमने कुछ नहीं बताया। ये आपके पास इम्प्लिसिट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वहीं पर अगर हम बात करें सी की, तो सी के अंदर हमें बताना पड़ता है सी प्लस प्लस के अंदर कि फॉर एग्जांपल INT इंटीजर, एज एक नाम हमने दे दिया इस वेरिएबल को, इक्वल्स टू एक वैल्यू दे देते हैं 18। उसके बाद हमारे पास टर्मिनेटर आ जाता है कि लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये हमारे पास आ जाता है सी प्लस प्लस के अंदर। अब दोनों के अंदर अगर आप डिफरेंस देखो, एक के अंदर हमें ज़्यादा कोड लिखना पड़ रहा है, दूसरे के अंदर हमें कम कोड लिखना पड़ रहा है। कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर हमें ये बताना ना पड़े कि आगे आने वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो इंटीजर है, वो कैरेक्टर है, वो फॉर एग्जांपल कोई अल्फ़ाबेट है, हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो उसको हम इम्प्लिसिट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काउंट करते हैं। वहीं पर जब हम इसको बता देते हैं कि आगे आने वाला जो भी वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू जो पड़ी हुई है वो इंटीजर है, वो डेसिमल है, वो कैरेक्टर है, वो फ्लोट है, वो स्ट्रिंग है, ये सारी चीज़ें जब हम उसको बता देते हैं, हम उस लैंग्वेज को एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिडर करते हैं। पाइथन हमारे पास जो है वो इम्प्लिसिट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आ जाते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स को समझने के लिए अगर आपने क्लास 6 का मैथ्स पढ़ा हुआ है और आपको बेसिक अलजेब्रा आता है तो वेरिएबल समझना बिल्कुल आसान है। हम एक नाम दे देते हैं, जिस तरह हम मैथ्स के अंदर कहते हैं कि x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 है। सेम एज इट इज़ वेरिएबल के अंदर हम क्या करते हैं कि एक नाम दे देते हैं और आगे उसकी वैल्यू दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी है, या फॉर एग्जांपल अगर आप नेम ले रहे हो तो नेम इक्वल्स टू जॉन। अब ये जो हम नाम दे रहे हैं ये जाकर एक मेमोरी ब्लॉक बना देता है
और उसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर हो जाती है। अब इसको समझने का एक और अच्छी एग्जांपल ये कि फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ शेल्फ्स हैं या कोई कबर्ड है। अब उस कबर्ड के अंदर मुख्तलिफ ड्रॉर्स हैं, हर ड्रॉर का अपना नाम है। फॉर एग्जांपल पहला ड्रॉर है उसका नाम है एज, दूसरा ड्रॉर है उसका नाम है नेम, इसी तरह हमारे पास तीसरा ड्रॉर है और उसका नाम है फॉर एग्जांपल क्लास। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और बना देता हूँ क्लास। ड्रॉर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक ड्रॉर का नाम हो गया और उस ड्रॉर के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है वो उसकी वैल्यू हो गई। फॉर एग्जांपल एज नाम का ड्रॉर था और एज नाम के ड्रॉर के अंदर 19 की वैल्यू पड़ी हुई थी। ड्रॉर का नाम था ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या पड़ा था, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कोई ब्रश पड़ा हुआ था। अब ये हमारे पास ये जो ड्रॉर का नाम है ये हमारे पास वेरिएबल है और उस वेरिएबल के अंदर जो चीज़ स्टोर्ड है उसको हम वैल्यू कहते हैं। अब ये हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल की अगर आप एक डेफिनेशन लिखो तो ये आ जाएगा अ मेमोरी ब्लॉक। ठीक है, आप इसको वैल्यू असाइन भी कर सकते हो और इस वैल्यू के ऊपर ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स को समझने का आसान तरीका ये है कि इंग्लिश के अंदर जिस तरीके से हमारे पास ग्रामर होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिंपल सेंटेंस लिख रहे हो, पहले आपका नाउन आएगा, फिर आपका वर्ब आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, उसी तरह हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर सिंटैक्स है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पहले वैल्यू लिख दूं और उसके बाद में आगे उस वेरिएबल का नाम लिख दूं, ये गलत हो जाएगा। सिंटैक्स को आप कह सकते हो ग्रामर ऑफ कोडिंग, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये हमारे पास सिंटैक्स कहलाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने डेटा टाइप्स के ऊपर। अब डेटा टाइप होता क्या है, सबसे पहली चीज़ ये, अगर आपके डेटा टाइप्स क्लियर हो गए आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं डेटा टाइप्स के ऊपर। डेटा टाइप्स बेसिकली ये डिसाइड करता है कि वेरिएबल के अंदर जो पड़ी हुई वैल्यू है उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा बाय द कोड, बाय द हार्डवेयर। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो क्या वो वैल्यू एज अ नंबर चलेगी, क्या वो एज अ कैरेक्टर यानी एज अ अल्फ़ाबेट चलेगी, वो किस तरीके से चलनी चाहिए। अब सबसे पहले हमारे पास डेटा टाइप जो आ जाती है वो है हमारे पास स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर क्या है, आपके कीबोर्ड के ऊपर कोई भी आप की उठा लो, चाहे वो स्पेस है, चाहे वो पंचुएशन है, चाहे वो स्लैश हैश, उसके अलावा कोई डॉलर साइन, कोई अल्फ़ाबेट, कोई नंबर, कुछ भी है, इवन आपका जो स्पेस बार है, ठीक है, ये भी एक कैरेक्टर है। जब मल्टीपल कैरेक्टर्स आपस में साथ मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई नाम लिखा, अब जॉन के अंदर अगर आप देखो तो 4 कैरेक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, एक जे, एक ओ, एक एच और एक एन, ये 4 कैरेक्टर्स का ग्रुप है। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग कहलाएगा। अगर हम सिंगल कैरेक्टर की बात करें, मिसाल तौर पे अगर मैंने जे लिखा हुआ है तो ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर कहलाता है। अब स्ट्रिंग की जो शॉर्ट फॉर्म है जो कि हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं एस टी आर। प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप आगे पाइथन में कोड लिखोगे तो वहाँ पर हम स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे बल्कि हम स्ट्रिंग की जगह एस टी आर का यूज़ करेंगे। ये हमारे पास जॉन आ गया, ये एग्जाम्पल होगी, इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि कलेक्शन। इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके अंदर आपके सेंटेंसेस भी आते हैं, एक्स वाई जी, ये भी आपके पास एक स्ट्रिंग है। अगर मैं सिंगल अल्फ़ाबेट या सिंगल कैरेक्टर की बात करूं तो वो भी आपके पास स्ट्रिंग ही काउंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि ए, ये भी स्ट्रिंग है, और अगर मैं कहता हूं कि एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये भी स्ट्रिंग है। इसी तरह अगर मेरे पास कुछ मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं इस तरीके से तो ये भी आपके पास स्ट्रिंग में ही आएंगे। अब एक चीज़ जो यहाँ पर नोट करने वाली है वो ये कि मैंने जितनी स्ट्रिंग्स लिखी हैं सबको मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनक्लोज किया है। ये स्ट्रिंग को लिखने का रूल है, स्ट्रिंग हमेशा जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आती है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर दे रहे हो कि नेम, वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल को एक नाम दे दिया इक्वल्स टू, अब मुझे नेम देना है, नेम क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। फॉर एग्जांपल एक नाम है जेम्स, अगर आप इसके अंदर देखो तो 5 कैरेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो स्ट्रिंग लिखने का जो तरीका है वो ये है कि आप इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखोगे। स्ट्रिंग के ऊपर आप कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो हमारे पास आ गया फर्स्ट डेटा टाइप। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने दूसरे डेटा टाइप के ऊपर जो कि है इंटीजर। अब इंटीजर जब आप सुनते हो तो डायरेक्ट आपके माइंड में जो है वो मैथ्स आ जाती है, यानी नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब नंबर्स ये कौन से नंबर्स होते हैं, ये होल नंबर्स होते हैं।
माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसके अंदर डेसिमल नहीं आता। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एग्जांपल, एज का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, एज के अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी 15। अब जो आपका इंटीजर है वो कभी भी इन्वर्टेड कॉमाज में नहीं आता। अगर आप उसके इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमाज लगा दोगे तो प्रोग्राम उसको इंटीजर के बजाय स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, और जब आप उसके ऊपर मैथमेटिकल कोई फंक्शन अप्लाई करोगे तो वो एरर दे देगा। इसकी अभी आगे एग्जांपल पर भी जाएंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ ए को मैंने वैल्यू दे दी 10, बी को मैंने वैल्यू दे दी 5, सी को मैं कहता हूँ कि सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब इसका जो आंसर आना चाहिए जब मैं सी को प्रिंट करूंगा तो आंसर आना चाहिए 15। आंसर आएगा क्यों? क्योंकि दोनों इस टाइम इंटीजर है। अगर मैं इसमें से किसी एक को भी स्ट्रिंग बना देता हूं तो ये यहाँ पर हमें एरर दे देगा। चलते हैं अपनी कोडिंग विंडो के ऊपर, वीएस कोड के ऊपर, और वहाँ पर इसका प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। यह मैंने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया। अब बिल्कुल एक ब्लैंक स्क्रीन हमारे पास मौजूद है, कोई भी फोल्डर ओपन नहीं है, कोई भी विंडो ओपन नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर को ओपन करेंगे। कंट्रोल ओ के साथ भी आप फोल्डर को ओपन कर सकते हो, वरना फाइल में जाकर यहाँ से आप कर दोगे ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर करते हैं, मैं डेस्कटॉप पर आके एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ टेस्ट के नाम से, और टेस्ट फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमारा इंटरफेस चेंज हो गया, साइड पर एजेंट आ गया, हमें एजेंट नहीं चाहिए, क्लोज कर देंगे। अब हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे कंट्रोल एन के साथ। कंट्रोल एन के साथ जब आप करते हो तो यहाँ पर आपके पास अनटाइटल्ड 1 के नाम से एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसको कंट्रोल एस करते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं lecture1 डॉट पाई, यानी पी वाई एक्सटेंशन है पाइथन की। ये आपके कंप्यूटर को और आपके जो यूज़र है यानी यूज़ करने वाला है उसको ये बताता है कि ये जो फाइल अभी आप यूज़ कर रहे हो ये पाइथन की फ़ाइल है। ठीक है, यहाँ से ड्रॉप डाउन से भी मैं पाइथन सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेव कर लेते हैं। अब हमारे पास पाइथन की ये फाइल रेडी हो गई lecture1 के नाम से। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले तो आप वेरिएबल का नाम दे दोगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया ए इक्वल्स टू 5 या फॉर एग्जांपल 6 और बी इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए, ए और बी, दोनों इस टाइम इंटीजर फॉर्म में यानी नंबर फॉर्म में। अगर मैं इसको करता हूँ सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है, सिंपल मैथ्स है। सी के अंदर हमने क्या स्टोर करना है, ए और बी की वैल्यू को प्लस कर दो। अब ये एडिशन तो हो जाएगी, लेकिन इस एडिशन को हमें टर्मिनल विंडो के ऊपर शो भी करना है। अगर आप इसको इस टाइम रन करोगे तो टर्मिनल विंडो इस टाइम हमारे पास ब्लैंक आएगी, कुछ रिटर्न नहीं करेगी। हमें क्या करना है कि हमें इसका जो आंसर है यानी सी जो आंसर हम जिसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, हमें उसको प्रिंट करवाना है टर्मिनल के अंदर। अब किसी भी चीज़ को अगर आप टर्मिनल के ऊपर एज अ आउटपुट प्रिंट करवाना चाह रहे हो तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है प्रिंट, पैरेंथीसिस स्टार्ट और पैरेंथीसिस क्लोज। अब प्रिंट क्या करवाना है, इस पैरेंथीसिस के अंदर आपने ये बता देना है। इस टाइम हम प्रिंट करना चाह रहे हैं सी को, तो मैं यहाँ पर दे दूंगा प्रिंट सी। रन करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। 15 कहाँ से आया, 15 आया यहाँ से। 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15। 15 कहाँ स्टोर था, सी में स्टोर था, सी को हमने यहाँ पर प्रिंट कर लिया, आंसर हमारे पास आ गया 15। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 5 को एक स्ट्रिंग बना देता हूँ और अब मैं इसको ऐड करने की कोशिश करता हूँ तो ये ऐड नहीं होगा। रन करते हैं, यहाँ पर उसने एरर दे दिया। क्या एरर दे रहा है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग, यानी आप स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग तो कॉन्कैटिनेट कर सकते हो लेकिन इंटीजर के साथ स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। अब कॉन्कैटिनेट क्या है उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल समझने वाली चीज़ ये कि यहाँ पर आपके पास एरर आ गया, ये नहीं चलेगा आपका प्रोग्राम। अगर हम यहाँ पर एक नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल नेम इक्वल्स टू, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया और नेम के अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर दी जेम्स। यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ नेम। रन करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जेम्स प्रिंट होकर आ जाएगा। अच्छा, जब आप स्ट्रिंग्स के साथ काम कर रहे होते हो तो आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स के साथ भी काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं जेम्स से पहले ये भी लिखना चाह रहा हूँ कि माय नेम इज़, तो आप क्या करोगे, ये जो नेम आपने प्रिंट किया है इससे पहले आप इन्वर्टेड कॉमास दे दोगे और इसके अंदर लिख दोगे माय नेम इज़, लेकिन
इस नेम और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आपको प्लस का साइन देना पड़ेगा, यानी आप इन दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं उनको साथ जोड़ना चाह रहे हो। ठीक है, रन करते हैं। अब हमने नेम क्या दिया था, जेम्स, और प्रिंट हमारे पास क्या हुआ, माय नेम इज़ जेम्स। अब ये माय नेम इज़ कहाँ से आया, ये प्रिंट की कमांड के अंदर पहले से मौजूद था। लाजमी इसमें ये कि आप ये प्लस का साइन दोगे, अगर आप प्लस का साइन नहीं दोगे ये नहीं चलेगा। रन करके दिखा देता हूँ। रन करते हैं, यहाँ पर आपके पास एरर आ गया, परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा। अच्छा, अब ये आपको एग्जैक्ट कोड तो नहीं बताता कि आप क्या चीज़ यहाँ पर आपने मिस की है, लेकिन उसको इतना पता है यहाँ पर कोई कैरेक्टर मिसिंग है। अब वो ये सपोज कर रहा है कि यहाँ पर कॉमा आएगा, लेकिन आपको एज अ डेवलपर ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सी पंचुएशन और किस तरीके से हमने कोड को लिखना। यहाँ पर प्लस करेंगे, टर्मिनल को किल करता हूँ, दोबारा रन करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास माय नेम इज़ जेम्स प्रिंट हो जाएगा। ये हमारे पास थी दूसरी डेटा टाइप यानी इंटीजर डेटा टाइप। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी तीसरी डेटा टाइप के ऊपर, जो कि है फ्लोट। अब फ्लोट को हम पूरा का पूरा फ्लोट ही लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर जो एफ है वो छोटा आता है, यानी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में आता है। अब फ्लोट क्या होता है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, डेसिमल नंबर्स। यानी फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है जिसके अंदर पॉइंट आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, 2.5, 7.6579 कुछ समथिंग। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ 10.15, कोई भी ऐसा नंबर है जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट आ जाए उसको हम फ्लोट में कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब डेसिमल जो है वो एक अलग डेटा टाइप भी है। पाइथन के अंदर तकरीबन आपके पास 25 प्लस डेटा टाइप्स मौजूद है। फ्लोट और डेसिमल में एक छोटा सा फ़र्क ये है, जो अगर मैं डेसिमल डेटा टाइप की बात करूं, फ्लोट के अंदर आप पॉइंट के बाद 15 टू 18 डेसिमल पॉइंट्स तक आप इसको ले जा सकते हो। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा एक्सीड कर रहे हो, ठीक है, आपका जो ये डेसिमल पॉइंट है वो उससे ज़्यादा जा रहा है, तो फिर आप एक छोटा सा कोड लिखोगे कि फ्रॉम डेसिमल इंपोर्ट डेसिमल, और फिर आप इसके नीचे अपना प्रोग्राम स्टार्ट करोगे, यानी ये आपके कोड के बिल्कुल फर्स्ट लाइन के अंदर यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से फ्रॉम डेसिमल का डी जो है वो स्मॉल है, इंपोर्ट डेसिमल, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब आप जो डेसिमल की डेटा टाइप है उसको यूज़ कर सकते हो। फिलहाल हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, हम सिंपल जो है वो फ्लोट के साथ काम करेंगे। डेसिमल सिर्फ तब यूज़ होता है जब हम फॉर एग्जांपल बैंकिंग या कोई ऐसी सेंसिटिव डेटा के साथ काम कर रहे होते हैं, कोई साइंटिफिक डेटा के साथ काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर पॉइंट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा मायने रखती है। फिलहाल उसके ऊपर हम नहीं जाते, हम आ जाते हैं डायरेक्ट फ्लोट के ऊपर। अब फ्लोट नंबर्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ ए इक्वल्स टू 2.5, ये हमारे पास एक फ्लोट नंबर है। अब फ्लोट को भी हम इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखते। अब इसमें और जो आपका नॉर्मल इंटीजर है उसमें फ़र्क ये, लिखे दोनों इन्वर्टेड कॉमास में नहीं जाते, लेकिन एक में पॉइंट आता है, एक में पॉइंट नहीं आता। इंटीजर में पॉइंट नहीं आएगा, फ्लोट में पॉइंट आएगा। अगर आपको किसी भी वेरिएबल का टाइप नहीं पता, ये कि इस वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप का डेटा स्टोर्ड है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको खुद बताएगी किस तरीके से। प्रिंट, प्रिंट के फंक्शन के अंदर हम एक और फंक्शन का यूज़ करते हैं टाइप का। प्रिंट टाइप, और टाइप के फिर हम दो पैरेंथेसिस लगाएंगे, यानी एक स्टार्टिंग पैरेंथेसिस, एक एंडिंग पैरेंथेसिस। और टाइप कौन से वेरिएबल की आप देखना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे ए का डेटा टाइप देखना, तो टाइप ए लिख दूंगा, इसको करूंगा रन। अब वो हमें बता रहा है कि क्लास फ्लोट, यानी ए के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है वो फ्लोट वैल्यू है, यानी वो डेसिमल वैल्यू है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बी की, टाइप बी, प्रिंट करते हैं तो ये हमें दे देगा क्लास इंट, यानी इंटीजर डेटा टाइप का है, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट नहीं आ रहा। इसी तरह अगर मैं एक सी वेरिएबल डिक्लेयर करूं और सी को मैं वैल्यू दे दूं फॉर एग्जांपल नेम समथिंग, ठीक है, अब मैंने सी के अंदर नेम मैंने 4 कैरेक्टर्स स्टोर कर दिए। सी की जब मैं डेटा टाइप प्रिंट करूंगा तो मुझे टाइप str देगा, क्लास str, यानी स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ये हमारे पास 3 डेटा टाइप्स कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हमारे पास जो चौथी डेटा टाइप आती है वो है बूलियन। अच्छा, बूलियन क्या होता है, बूलियन या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। ये दो स्टेट्स पर काम करता है, ऑन या ऑफ, ज़ीरो या वन। इसके अंदर हम बात करते हैं या तो कोई भी कंडीशन ट्रू हो सकती है या कोई भी कंडीशन फॉल्स हो सकती है। ट्रू होगी तो वैल्यू इसकी हो जाएगी 1, और अगर फॉल्स होगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ डी के नाम से, डी को मैं सेट कर देता हूँ ट्रू पे। अच्छा, अब ट्रू और फॉल्स ये जो दोनों हैं
ये हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ लिखे जाएंगे। कैपिटल अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो ये आपको एरर दे देगा। अब डी की वैल्यू मैंने क्या कर दी, ट्रू, ये भी इन्वर्टेड कॉमास में नहीं आएगा। टाइप डी प्रिंट करता हूँ, ये हमारे पास टाइप बूलियन क्लास बूल, ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। इसको यहाँ पर शॉर्ट में हम लिखते हैं बूल डेटा टाइप। इसके अंदर दो स्टेट्स होती हैं, ट्रू या फॉल्स। अगर मैं इसको करता हूँ फॉल्स, फॉल्स का भी एफ आएगा कैपिटल। इसको जब हम रन करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा, क्लास बूलियन। उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ डेटा टाइप आ जाती है वो है नन टाइप। अब नन टाइप कौन सा डेटा टाइप है? नन टाइप जो है आपके पास एक एम्प्टी वेरिएबल को शो करता है, यानी इस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हुई भी। इसको किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, इस पर भी आ जाते हैं। एक और वेरिएबल ले लेता हूँ ई, ई इक्वल्स टू एन ओ एन ई, नन। लेकिन नन का जो पहला एन है ये हमेशा कैपिटल आएगा, जैसे ट्रू और फॉल्स का आ रहा था। ई को जब हम इसकी टाइप प्रिंट करेंगे तो ये हमें दे देगा क्लास नन टाइप, यानी ये इस टाइम वेरिएबल खाली है। इस वेरिएबल के अंदर फिलहाल कोई डेटा स्टोर्ड नहीं है। हाँ, प्रोग्राम में आगे जाकर मैं ये कर सकता हूँ कि ई इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 45, और अब मैं कह देता हूँ कि प्रिंट टाइप ई। दोबारा रन करते हैं। अब पहले उसकी टाइप क्या थी, नन टाइप थी। यहाँ पर ई इक्वल्स टू नन, उसने पहले इसकी टाइप प्रिंट की यानी नन टाइप। फिर हमने ई को एक वैल्यू असाइन कर दी, यानी पहले जो वो वेरिएबल खाली था, एक खाली हमारे पास ड्रॉर था, उस ड्रॉर के अंदर हमने कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट पुट कर दिया। और उसके बाद हम कहते हैं कि इस ड्रॉर का जो टाइप है, जो डेटा टाइप है वो कौन सी है, तो वो हमें हमारे पास आ जाती है क्लास इंट यानी इंटीजर। अगर इसी को मैं 4.5 कर दूंगा तो ये क्लास फ्लोट हो जाएगा। दोबारा रन करता हूँ, नन टाइप क्लास फ्लोट। इसी तरह अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ए बी सी, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्लास स्ट्रिंग। पहले नन टाइप वो इस वजह से प्रिंट करा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पहले नन टाइप का कोड लिखा हुआ। ये हमारे पास 5 बेसिक डेटा टाइप्स हैं पाइथन के। अब पाइथन के हमने 5 बेसिक डेटा टाइप्स कर लिए हैं। देखते हैं, इसको यहाँ पर रिव्यू कर लेते हैं। पहला है स्ट्रिंग, कलेक्शन और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। इंटीजर, होल नंबर्स। फ्लोट, डेसिमल वैल्यूज। बूलियन, ट्रू या फॉल्स। और नन टाइप, एम्प्टी वेरिएबल। तो दिस वाज द सेकंड लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। बहुत बेसिक लेवल से लेकर चलेंगे, ज़्यादा स्पीड जाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि हमारे जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों। अगर तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर आप तक पहुंच जाए। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।